गुड मॉर्निंग एनजीओज। आप सभी अच्छे होंगे, मैं इस बात की कामना करता हूं और सभी लोग समय से जुड़े इस बात के लिए सभी को वेरी हैप्पी मॉर्निंग। और आज खास कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा जो आज तक आपको नहीं पता थी। यकीन मानिए, एनजीओज के सेक्टर में हम लोग कई बार विफलताओं का सामना करते हैं, कई बार हम अपनी कोशिशों को हमें विराम देना पड़ता है, कई बार हमारे सामाजिक कार्यों को हमें रोकना पड़ता है, अस्थायी रूप से उसमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उसका कारण है आपको जानकारी का अभाव। ऐसी जानकारी जो आज तक किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी, इस बात की मैं 110% पुष्टि करता हूं। ऐसी जानकारियां जिनका आप से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, शायद आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने उस पर कभी गौर किया हो। हम अपनी सामाजिक गतिविधियों को अल्पकालीन विराम देते हैं। किसी कारणवश हमें अपनी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करना पड़ता है। वो सेक्टर होता है, वो पोजीशन होती है, वो कंडीशंस होती हैं जब हमारे पास उस पर्टिकुलर सोशल एक्टिविटी के लिए फंड नहीं रहे तब। आई थिंक सो हर एक चीज आपको यहां पर सर्कुलर दिखाई दे रही होगी कि जब भी कोई बात शुरू होती है वो फंड से शुरू होती है, जब भी कोई बात खत्म होती है तो फंड पर खत्म होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे प्रयास अलग होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शंस गलत होती हैं, जिसकी वजह से हमें अपने सामाजिक कार्यों पर विराम लगाना पड़ता है। ये कंडीशंस क्यों बनती हैं? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमें अपने सोशल एक्टिविटीज को स्टॉप करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अल्पकालीन विराम देना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे सामने फंड्स और एसेट्स की कमियां आ जाती हैं? उसका एक ही कारण है, हमेशा के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। जिंदगी में आपको आपके सामाजिक कार्यों को कभी भी रोकने की, विराम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लिया तो। जो फॉर्मूला मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप उसी पैटर्न में अपनी संस्था की वर्किंग्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको कभी भी फंड्स ग्रांट्स की समस्या नहीं आएगी। याद रखिएगा, फंड्स और ग्रांट्स एक मूलभूत आवश्यकता है एनजीओस को चलाने के लिए, लेकिन कहीं भी हमें अपनी गतिविधियों पर स्टॉप ना लगाना पड़े। इसकी वजह से ऐसी गतिविधियों में हमारी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में जब हम अपनी संस्था की गतिविधियों को रोक लेते हैं या उन पे अस्थायी हम ब्रेक लगाते हैं, तो ऐसे में हमारा जो विश्वास है वो हमारे डोनर्स, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे जितना भी हमारी कनेक्टिविटी है, वहां पर एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर जाता है कि यार इस व्यक्ति ने ये काम शुरू किया था और इस काम को इस व्यक्ति ने बीच में स्टॉप कर दिया। गलती आपकी नहीं है, जैसा आपके पास संसाधन अवेलेबल था वैसा आप उसको ले जा पाए, लेकिन उसके बाद उस पे आपको अल्पकालीन विराम लगाना पड़ा क्योंकि आपके सामने समस्या खड़ी हो गई। कौन सी? फंड्स की। आज की जो इंफॉर्मेशन है वो नए अथवा पुराने सभी प्रकार के एनजीओ के लिए बराबर रूप से लागू होती है, क्योंकि उसका एक विशेष कारण यह भी है कि चाहे वो नए एनजीओ हो चाहे पुराने एनजीओ हो, अभी तक हम अपने आप को स्थायी नहीं मान पाए, हम अपने आप को स्टेबल नहीं बना पाए हैं। हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत से एनजीओ मदर एनजीओ के रूप में डेवलप्ड हैं। कभी आपने विचार किया कि इन मदर एनजीओ के पास कौन सा सर्टिफिकेट होता है? कभी आपने तराशने की कोशिश की ये किस पैटर्न पे काम करते हैं? याद रखिएगा, चाहे आप किसी को मदर एनजीओ कहें चाहे आप किसी को फादर एनजीओ कहें, सर्टिफिकेट सबके पास वो तीन ही होते हैं। वो 3 4 या 5 सर्टिफिकेट जो आप मानते हैं, सुनते हैं, देखा है आपने, सुना है, वही सर्टिफिकेट उनके पास भी होते हैं जो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है।
चाहे आपने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लिया हो, चाहे आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लिया हो, चाहे आपने सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन लिया हो, चाहे आपने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हो, चाहे आपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हो, राइट। सभी के पास सेम सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एनजीओज अपने आप को बहुत जल्दी डेवलप कर जाते हैं और वो अपने आप को मदर एनजीओज या बड़ी एनजीओज कहलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों? सेम सेक्टर में हम वर्क कर रहे हैं, सेम सेक्टर्स में हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, सेम सेक्टर में हम अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं, सेम सेक्टर में हम अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट तक को झोंक जाते हैं, उसके बावजूद हम डेवलप नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? उसका कारण ना तो उनकी वर्किंग मोनोपोली होती है, ना उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ना उनकी स्ट्रेंथ से मतलब होता है। सबसे बड़ी चीज जो मायने रखती है वो आती है इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपको अपने इंस्टीट्यूट को, आपको अपने संस्थान को, आपको अपनी संस्था को, आपको अपने एनजीओ को बहुत ही कम समय में फास्ट ग्रोइंग करना है, तो आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इनको नोट कर लीजिएगा। शायद मैंने आपको कई बार बताया है कि इस सेक्टर के अंदर जो मैंने सीखा, इस सेक्टर के अंदर जो मैंने सीखा वो इस सेक्टर के समुद्र में से एक बाल्टी के बराबर है। याद रखिएगा, इस सेक्टर के अंदर मैंने जो सीखा वो इस पूरे समुद्र में से एक बाल्टी के बराबर है, और जो मैं आपको सिखा पाया हूं वो अभी तक 4% है। हम शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाए, कुछ साथियों को जबरदस्ती हाथ पकड़कर आगे ले जाने के लिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी कि आपको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। अब पीछे मुड़ के देखने या किसी साथी के लिए वापस रुकने या थमने का समय अब जा चुका है। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द 4 years, 4 golden years ऑफ नेशनल एनजीओ फेडरेशन। और अब भी अगर हम इसी स्टॉप पर, इसी पड़ाव पर रुके रह जाते हैं, तो फिर हमारा होना अथवा ना होना दोनों ही बराबर है। फिर अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि इतने समय के बावजूद भी हम किसी मुकाम को क्यों नहीं प्राप्त कर सके। आज तक कभी शेयर नहीं किया, लेकिन कल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फेसबुक पेजेस पर कुछ उपलब्धियां शेयर की, कुछ एनजीओज के वो मूवमेंट शेयर किए जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे कि सर आपके गाइडेंस में ये ग्रांट मिली, सर आपके गाइडेंस में मुझे ये फंड मिला, सर आपके गाइडेंस में मुझे ये एसेट्स मिला। ऐसी कुछ उपलब्धियां वहां पर शेयर कर दी गई हैं। और आगे अब दौर रहेगा सिर्फ उपलब्धियां गिनाने का, क्योंकि हम टेस्टिमोनियल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें ज्यादा टेस्टिंग पर ध्यान नहीं देना है, अब आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया कि आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी आपको कहां ले जा सकती है, शायद इसका आपको अंदाजा नहीं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम करें क्या, करें क्या। आपके बायोलॉज के अंदर, आपके बायोलॉज के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी तमाम चीजें आपके बायोलॉज में रखी हुई हैं। याद रखिए, अगर आपको फंड्स और ग्रांट्स की कमी की वजह से, फंड्स, ग्रांट्स और एसेट्स की कमी की वजह से आपको अपनी संस्था की गतिविधियों पर अगर ब्रेक नहीं चाहिए, तो कोशिश कीजिए आप अपने बायोलॉज का अनुसरण करें। यू मस्ट फॉलो योर बायोलॉज ओनली। आपके बायोलॉज में है महिला सशक्तिकरण, आप उस पर वर्कशॉप कीजिए, आप उस पर सेमिनार कीजिए, आप उस पर वेबिनार कीजिए, आप उस पर अवेयरनेस कैंपेन कीजिए। इन सभी ऑलमोस्ट एक्टिविटीज में कोई विशेष खर्चे की आवश्यकता आपको नहीं होती है। आपके बायोलॉज में लिखा हुआ है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। आप किसी गरीब को पैसा नहीं दे सकते, आप किसी गरीब की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि कौन सी वो बुरी आदतें हैं जिनको अपनाकर वो गरीब रह गए हैं। आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि क्या कारण है कि वो गरीब हैं।
आप लोगों के साथ सेमिनार और वर्कशॉप में डिस्कशन कर सकते हैं कि वाई वी आर हेयर इटसेल्फ फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हम बहुत लंबे समय से हम ऐसे ही क्यों हैं, हम गरीब ही क्यों हैं। वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो अप करते रहे, आपके सामने फंड्स और ग्रांट्स की समस्या नहीं आएगी। दैट मीन्स कि आपकी जो प्रेजेंट एक्टिविटीज है उन पर कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा। और यही चीज बहुत जरूरी होती है आपके मेजर डोनर को आपके ओर कन्वर्ट करने के लिए। आप समझे, मेजर डोनर। याद रखिएगा, आप चाहे सीएसआर ग्रांट लेते हो, आप चाहे गवर्नमेंट ग्रांट लेते हो, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशनल ग्रांट को प्राप्त करते हो, आप चाहे कहीं से सीएसआर ग्रांट लेते हो, आपकी टोटल वर्थ का वो ग्रांट कभी भी 40% से ऊपर नहीं हो पाई है। ये जो हम एडिशनल ग्रांट्स लेते हैं, ये हमारी वर्थ का 40% से अबव नहीं होती हैं कभी भी। हमारा 60% फाइनेंस का जो सेक्टर होता है वो पब्लिक फंड, जनरल डोनेशंस और क्राउड फंडिंग पर बेस्ड होता है, राइट। और इसको अगर जिंदा रखना है तो आपको अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यूड रखना पड़ेगा। कभी भी वो गलती से डिसकंटिन्यूड ना हो, कभी भी वो गलती से जो है किसी भी असामयिक परिस्थिति में उन पर शॉर्ट टाइम ब्रेक ना लगे, कभी भी आप उनको होल्ड पर ना रखें। ऐसी एक्टिविटीज जिनको हम समानांतर रूप से करते रहें, जिसमें हमें ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसी एक्टिविटीज मैंने आपको गिनाई हैं। वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार, अवेयरनेस कैंपेन्स। आप साइकिल यात्राएं निकालिए, आप पैदल यात्राएं निकालिए, आप जो है जुलूस निकालिए, आप जो है किसी भी प्रकार की रैली निकालिए। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको आपकी पब्लिक से कनेक्ट करके रखती हैं, और यहां पर आपको किसी बड़े फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आपकी जनरल एक्टिविटीज जो शुरू दिन से चल रही हैं, अगर वो लास्ट दिन तक डिसकंटिन्यूड चलती रहती हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो मिलता है आपके डोनर्स का विश्वास। और जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपकी एक्टिविटीज को देखते हुए, आपको अनुसरण करते हुए आप पर विश्वास स्थापित करता है कि यार ये व्यक्ति कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, इसका कुछ भी हो लेकिन ये करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, एक दिन सामने वाला व्यक्ति आपके डोनर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। विशेष चीज बता रहा हूं मैं आपको जो कोई आपसे शेयर नहीं करेगा। आपने ध्यान दिया है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कुछ विशेष कैंपेन्स चलते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे पल्स पोलियो अभियान। देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, आपके यहां भी वॉलंटियर्स आए होंगे पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए। आपको पता है, उसके अंदर मोस्टली आपने देखा होगा या तो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, और कुछ जगह आपने नोट किया होगा कि वहां पर एनजीओज वाले भी होते हैं। बशर्ते कमी यह है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारा सामाजिक और न्याय विभाग का जो कार्यालय होता है वो इस प्रकार की सभी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में एनजीओज को प्राथमिकता देता है। नोट कर लीजिएगा फिर से। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है आपकी बायोलॉज का अनुसरण। आपके बायोलॉज में जो पॉइंट दिए हुए हैं उस पर ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए जिनमें ज्यादा खर्चे की आपको आवश्यकता ही नहीं है। सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप, रैली, अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट, सॉरी, ग्रुप डिस्कशन, क्विज कंपटीशन, है ना। आप किसी भी प्रकार के जो है डिबेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर खर्चे की आवश्यकता आपको नहीं होती है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए जिनमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता आपको ना पड़े। दूसरा, आपके एरिया के सामाजिक न्याय विभाग के संपर्क में रहिए। हर जिले के अंदर एक सामाजिक एवं न्याय विभाग का कार्यालय होता है। आप अपना रूटीन बनाइए कि आपको एटलीस्ट 15 से लेकर 30 दिनों के अंदर उसको एक बार विजिट जरूर करना है।
वहां जाना है, वहां जो सक्षम अधिकारी वहां बैठे हुए हैं उनसे पूछना, उनसे बात करनी है और उनसे डिस्कस करना है कि वो आपके लिए क्या सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं गवर्नमेंट की ओर से। राइट? क्या गवर्नमेंट की ओर से किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोग्राम आया हुआ है? क्या गवर्नमेंट की ओर से ऐसी कोई एक्टिविटी आई हुई है जिसमें संस्थाओं की इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित की गई हो? उनके संपर्क में रहिए। हर 15वां दिन से लेकर 30वें दिन, यानी कि हर 15 दिन में या 1 महीने के अंतराल में आप अपने सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय को विजिट जरूर करें। 2 पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं अभी तक आपके सामने। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, एंड दैट्स, आपने देखा होगा आपके आंगनवाड़ी केंद्र, आपके जो आसपास सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं वो टेंडर निकाले जाते हैं, और ऐसे टेंडर्स में आप यानी कि एनजीओस के लिए पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व होती हैं, उसमें भी आपको प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते आपने कभी शायद जैम पोर्टल को विजिट किया या नहीं किया। हमारे सबके पास, मोस्टली सब एनजीओस के पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, और जिस समय हम वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय हमसे पूछा जाता है कि क्या आप जैम पोर्टल पर आना चाहते हैं। जैम पोर्टल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आपका वेट कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानकारी के अभाव में उन सुविधाओं तक, उन एक्टिविटीज को हम अचीव नहीं कर पाते। मैंने तीसरी चीज आपके साथ शेयर की, आपके यहां पर जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है या जितने भी आपके पास प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप संबंधित विभाग में संपर्क कीजिए कि वहां पर आपके लिए कौन सी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास अवेलेबल हैं, और अपनी योग्यता के अनुसार उसमें आवेदन प्रस्तुत कीजिए। अब मैं आपके साथ चौथा पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं। किसी भी पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। चौथा पॉइंट, आपके यहां पर जो नगर पालिका होती है, आपके एरिया के अंदर अगर आपकी ग्राम पंचायत है, तो आपकी नगर पालिका क्षेत्र या फिर आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंदर होने वाली सभी प्रकार की सौंदर्यीकरण संबंधित सभी की सभी योजनाओं में संस्थाओं के लिए प्राथमिकता का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी जगह लिखा होता है फलाना शौचालय, और उसकी मेंटेनेंस किसी एनजीओ के हाथ में होती है। गवर्नमेंट का कोई पार्क बना हुआ है, उसका मैनेजमेंट, उसकी जो देखरेख होती है वो एनजीओ को मिली हुई होती है। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जिनमें सरकार ने आपकी सहभागिता सुनिश्चित कर रखी है, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हां, हमारी यहां पर सहभागिता है, हमारी यहां पर भागीदारी तय है, लेकिन हमें इसमें अप्लाई भी करना है, हमें इसके लिए संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्थान या संबंधित डिपार्टमेंट से कांटेक्ट भी करना होता है। जब तक आप मंथली रूप में अपने आप को विजिट नहीं कराएंगे, जब तक वहां आप विजिट नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज आपके घर चल के नहीं आएगी। चौथा पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपकी नगर पालिका या फिर आपकी ग्राम पंचायत द्वारा सौंदर्यीकरण से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती है, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो, चाहे ग्राम विकास योजनाएं हो, या कई बार आपने देखा होगा स्वच्छ नगर या स्वच्छता से संबंधित कोई अभियोजन छेड़ा हुआ हो उन्होंने, तो उसमें संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। आपका प्रयास होना चाहिए कि आप उससे संबंधित जानकारी को जल्द से जल्द कलेक्ट करें और वहां अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। पांचवा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज, आपके क्षेत्र की यानी कि लोकल की जितनी भी एजेंसीज होती हैं, चाहे वो फंडिंग एजेंसीज हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर्स हो, उनके द्वारा, आपके द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक उपक्रम में उनकी सहभागिता होना गवर्नमेंट की ओर से इंस्ट्रक्टेड है। बात समझे आप कोई सामाजिक उपक्रम चला रहे हैं
और उसमें ऐसी स्थिति में आप अगर अपनी लोकल किसी फंडिंग एजेंसी को, लोकल किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर आप टच करते हैं, अगर उसको आप अपना एप्लीकेशन भेजते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड हैं कि वो लोकल एनजीओज को ऐसे सभी सामाजिक उपक्रमों में सहयोग करें। जरूरत है तो आपकी अपने लेटर के साथ उनका दरवाजा खटखटाने की। जब तक आप उनका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, वो आगे बढ़कर आपके लिए नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? 5 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। अगर इनको आप पकड़ गए तो जिंदगी में कभी भी अपनी संस्था के कामों में आपके ब्रेक नहीं आएगा। आपके पास समय नहीं होगा काम को खत्म करने के लिए, आपके पास समय नहीं होगा फालतू की चीजों के लिए, क्योंकि आप अपने काम में बहुत ज्यादा मशगूल होंगे। और ऐसे में एक नई फंडिंग एजेंसी आपको कांटेक्ट करेगी, सर बहुत देखा मैंने आपके बारे में, बहुत सुना मैंने आपके बारे में, आप अपने कामों में व्यस्त रहते, सर मेरा एक छोटा सा काम है, आप इसको कर लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मजा उसी में है जब कोई फंडिंग एजेंसी चलकर आपके पास आए, और वो तभी आएगी जब आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। और व्यस्त रहने के लिए मैंने आपको बताया कहीं भी फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप अपने बायलॉज को फॉलो कर रहे हैं, और जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा हूं इन सभी पर ध्यान देते जा रहे हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं छठी इंपॉर्टेंट चीज, जो जानकारी कोई भी व्यक्ति आपके साथ शेयर नहीं करता है। यह होती है आपके स्थानीय क्षेत्र की सांसद निधि। आपको शायद नॉलेज ना हो, सांसद निधि में भी किसी भी संस्था, स्थानीय संस्था द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों में शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष पारितोषिक अथवा सम्मान निधि की प्रासंगिकता का विवरण दिया गया है। आप अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने कार्यों के लिए आपके लोकल जो एसडीएम है या डीसी है उससे सम्मानित हैं, तो आप अपने एरिया के सांसद महोदय को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आपके उपक्रम में सहभागिता दर्ज करें, अथवा आपकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको पारितोषिक स्वरूप कुछ राशि प्रदान करें। इसका प्रावधान जो सांसद निधि होती है उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बशर्ते आपको अप्रोच करनी है, आपको अप्रोच करनी है। राइट? मैंने यहां पर अभी तक आपके सामने 6 पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। समय बहुत थोड़ा लूंगा मैं आपका, क्योंकि अब आदत बनानी है कि आपका समय अगर कीमती है, आप अगर समय से नहीं जुड़ते हैं, अगर आप कभी भी मीटिंग को छोड़ जाते हैं, कभी भी मीटिंग में इच्छा हुई तो जुड़ गए, इच्छा नहीं हुई तो नहीं जुड़े, अगर आपका समय इतना इंपॉर्टेंट है तो सर मेरा समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत कम समय में जो मुझे ड्राइव करना है, जो मुझे देकर जाना है आपको, वो मैं देकर और चला जाऊंगा। आपकी इच्छा है कि आप मुझे फॉलो अप करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है आप दोबारा मीटिंग में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। राइट? नेक्स्ट, ऐसी 365 से अधिक एक्टिविटीज हैं जिनमें आप अपनी संस्था की गतिविधियों को संपूर्ण वर्ष लगातार डे 1 से लेकर डे 365 तक, पहले दिन से लेकर 365वें दिन तक, अगर आप एक एक एक्टिविटी को करना स्टार्ट करें तो साल के 365 दिन आपके लिए कम पड़ जाएंगे। इतनी एक्टिविटीज संस्था के लिए निर्धारित हैं जिनके अंदर आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मीटिंग तो शॉर्ट टाइम की है, तो यहां पर तो मैं आपको 365 वो सारी गतिविधियां नहीं बता सकता, वो सारे क्रियाकलाप नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप हमारे वर्कशॉप्स में, हमारी मीटिंग्स में जुड़ते रहिएगा। आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी कोई लंबा सेशन हमारा होगा, 2 या 3 घंटे की हमारी जब क्लास होगी, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वो 300 की 365 गतिविधियां लिखवाऊंगा। अगर आप एक एक को फॉलो करेंगे तो 365 दिन आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन गतिविधियां खत्म नहीं होंगी। 365 प्लस ही लिखवा के जाऊंगा मैं आपको, जिसमें आपके साल के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक एक एक्टिविटी को अगर आप रोज करने लगे
तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे, आपकी एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो सोचिए आपकी संस्था का प्रोफाइल किस स्टैंडर्ड पर जाएगा। राइट, चलिए जी, मैंने आपको बताया पार्क हुए, सुलभ शौचालय हुए, जितने भी जन सुविधा केंद्र हुए, इनके संचालन और देखरेख के कार्यों में आपको प्राथमिकता दी जाती है। और इवन देन जन सुविधा केंद्र, कई जगह इन्हें अटल सेवा केंद्र बोला जाता है, कई जगह इन्हें जो है जन सुविधा केंद्र बोला जाता है, काफी जगह इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, सीएससी सेंटर्स बोला जाता है। ऐसी सभी सेवाएं जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, उसके लिए जो पर्टिकुलर एक पोर्टल बनाया जाता है, उस पोर्टल या उन केंद्रों को संचालन से संबंधित प्राथमिकता भी एनजीओ को ही दी जाती है। जन औषधि केंद्र क्या है? जन सुविधा केंद्र ही तो है वो भी। इसकी प्राथमिकता किसको दी गई है? एनजीओ सेक्टर को पहले प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत करते हैं तो उसकी अलॉटमेंट आपको होती है, बशर्ते आपकी संस्था उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को पूरा कर रही हो और आपके पास उस लेवल पे एजुकेशन वाला व्यक्ति ऑपरेटिंग उस हेड में हो अवेलेबल। ऐसे ही हम सीएससी सेंटर्स की बात करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, राइट। उसकी आप जब आईडी बनवाते हैं या आप उसके लिए मान्यता लेते हैं तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है एनजीओ संचालक। काफी जगह इसको जन सुविधा केंद्र कहा जाता है, कई जगह इसको जो है जन कल्याण केंद्र कहा जाता है। डिफरेंट प्लेसेस पर इसको डिफरेंट नामों से जन आधार केंद्र कहा जाता है। तो डिफरेंट नामों पर डिफरेंट एरियाज में इसके अलग अलग नाम होते हैं। आपको वहां प्राथमिकता दी गई है, बशर्ते आपको उसका यूटिलाइजेशन करना है ना। आप अपने यहां पर एक सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें बन रही हो, जो गवर्नमेंट के जितने भी उपक्रम है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हर एक चीज बनने के लिए एक सेंटर की व्यवस्था दी जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर शायद जिसको बोलते हैं, सीएससी सेंटर, है ना। इसमें अगर आप अपना केंद्र खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी एनजीओ को प्राथमिकता दी जाती है, बशर्ते आप करना चाहें तो। अगर आपको ही कुछ नहीं करना है तो फिर तो सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, राइट। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, ये मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर कर रहा हूं आपसे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके तहत एक सामाजिक संस्था को बैंक से, कौन सा बैंक? जिसमें आपका खाता है, जिसमें आपकी संस्था का अकाउंट है, उस बैंक के अंदर आपके लिए लोन प्रोवाइड करने की व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से दी जाएं, ऐसा निर्देशित किया गया है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जैसे एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर हमें लोन मिलता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सबके पास है। कुछ संस्थाएं जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं वो स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करती हैं, वहां पर लोन का प्रावधान है आपके लिए, राइट। ऐसे ही कुछ और अन्य योजनाएं हैं, जैसे पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट, स्टार्टअप, राइट, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और इसके अलावा जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय होता है, डीआईसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिला रोजगार कार्यालय, यहां बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आपको दिए गए हैं जिन डिपार्टमेंट्स में संस्थाओं के लिए फाइनेंशियल व्यवस्थाएं अरेंज करने के लिए विशेष प्रावधान, विशेष इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड किए गए हैं। बशर्ते आप अपनी आहर्ताओं की पूर्ति करते हो, आपकी योग्यताएं सही हो, तो वहां से आप अपना बैंक से लोन ले सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अपनी किसी भी योजना के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ विशेष प्रोजेक्ट के लिए संस्थाओं को अपने डोनर्स को देने के लिए 100% जो टैक्स रिबेट होती है, टैक्स में 100% की छूट मिलना, ऐसा कुछ विशेष प्रोजेक्ट के लिए संस्थाओं की एलिजिबिलिटी वहां तय की गई है। यानी कि उन विशेष प्रोजेक्ट्स पर अगर आप काम करते हैं तो आप अपने डोनर्स को
प्रलोभन दे सकते हैं, प्रलोभन शब्द शायद सही नहीं रहेगा, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर कि आपके यहां पर डोनेशन देने में 100% टैक्स रिबेट मिलती है, राइट। उन सभी प्रोजेक्ट पर याद रखिएगा, उन सभी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली संस्थाएं अपने लिए 100% टैक्स रिबेट वाला सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकती हैं, और ऐसी स्थिति में आपको मदर एनजीओ के रूप में उभरने में कोई बाधा नहीं है, यानी कि आप विद इन 3 to 6 मंथ एज ए मदर एनजीओ उभर के निकल जाएंगे, क्योंकि डोनर सबसे ज्यादा उसके पास जाता है जिसके यहां छूट का प्रावधान ज्यादा हो। देश भर की कुल संस्थाओं में से मात्र 4 से 5% संस्थाएं इस विकल्प का यूज कर पा रही हैं, क्योंकि ये जानकारी कभी कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन यकीन मानिए, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इवन देन अगर आप कुछ नया करने के इच्छुक हैं, आप अपने आप को आगे ले जाने के इच्छुक हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके ऐसे आवेदनों की प्रस्तुति या उनके क्रियान्वयन के लिए भी वर्क करेगा। यानी कि हम पूरा एफर्ट्स लगाएंगे कि आपको वो 100% टैक्स रिबेट वाला सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड हो जाए। अभी नहीं, इस मीटिंग में नहीं, राइट। क्योंकि मैंने बताया ना, आपका समय कीमती है, तो मेरा समय बहुत ज्यादा कीमती है। मैं यहां पर शॉर्ट में अपनी जानकारी देकर चला जाऊंगा, आपको एनालाइज करना, आपको सर्च करना, आपको रिसर्च करना, कहीं ना मिले फिर चैनल पर आकर मुझे फॉलोअप करते रहिएगा। यहां जानकारी सभी की सभी जानकारी आपको यहां मिलती रहेंगी। कुछ आधारभूत योजनाओं में, कुछ आधारभूत योजनाओं के तहत संस्थान अपने किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा सकता है। याद रखिएगा, कुछ आधारभूत योजनाओं में या कुछ आधारभूत योजनाओं के तहत एक सामाजिक संस्थान अपने किसी भी प्रोजेक्ट को फुल्ली फाइनेंस करवा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ही डिपार्टमेंट्स चयनित किए गए हैं, बताए गए हैं कि आप किस किस डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल हेल्प प्राप्त कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। वो कोई सीएसआर एजेंसी, कोई फंडिंग एजेंसी नहीं होती हैं, ये एक पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से वो आपको फाइनेंस अवेल कराते हैं, और वहां पर उनके फाइनेंस का रिटर्न भी एक सुनिश्चित होता है, लेकिन वहां पर कुछ आपको सब्सिडीज प्रोवाइड होती हैं उस पर्टिकुलर लोन अमाउंट में, और वहां पर ध्यान दिया जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से एस्टेब्लिश कर सकें। उसके लिए कुछ चयनित डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, शायद आपको उन डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं पता है, राइट। से यस और नो, क्या आप उन डिपार्टमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपकी संस्था को प्रोजेक्ट की फंडिंग दे सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकते हैं? शायद आपको नहीं पता होगा कि जितनी भी फंडिंग एजेंसीज हैं, जितनी भी एनजीओज हैं जिनको आप मदर एनजीओज के रूप में जानते हैं, वो सभी मदर एनजीओज ऐसे नहीं बनी। उन्होंने उस ट्रिक का यूज किया जिस ट्रिक के अंदर आपको एक ऐसा प्रावधान मिलता है, आपको एक ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसा एक पावर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां आप अपने डोनर को 100% टैक्स रिबेट दे सकते हैं, 100% टैक्स रिबेट दे सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है यार, मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं तो मुझे 50% की छूट मिल रही है, पड़ोसी को दे के आऊंगा तो वो 100% की छूट दे रहा, तो मैं किसके पास जाऊंगा, आपके पास या पड़ोसी के पास? जवाब दीजिए। यू और अदर्स, मैं आपके पास आऊंगा या अदर्स के पास जाऊंगा? आपसे मुझे छूट मिल रही है 50% की, और दूसरे के पास मिल रही है मुझे 100% की, मैं किसके पास जाऊंगा? अदर्स के पास ना। इसीलिए ये एनजीओज मदर एनजीओज के रूप में उभर कर आ जाती हैं सामने, क्योंकि उन्हें वो ट्रिक पता है और आपको वो ट्रिक बताने वाला कोई है नहीं। आपको ही क्यों, ये हमारी लाइन की खासियत है। आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या ये जानकारी आप किसी के साथ शेयर करते हैं? हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा डोनर कौन है, क्या हम जानकारी किसी से साझा करते हैं?
हम दूसरे से वही उम्मीद रखें जो हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि आपकी आदत है अपनी जानकारियों को छुपा कर रखना और दूसरों की जानकारियों को खोद के निकालना। शायद इसीलिए आप पीछे हैं। मैं आपके साथ वो ट्रिक भी शेयर करूंगा, वो प्रोसीजर भी शेयर करूंगा, जिस प्रोसीजर के माध्यम से आप अपनी संस्था में ऐसी पावर्स लेकर आ सकते हैं जहां आप अपने एनजीओ के अंदर कह सकें अपने डोनर से कि दैट वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू 100% टैक्स रिबेट। और शायद जिन लोगों ने गौर किया होगा उन्हें पता लग गया होगा मैंने आज इस टॉपिक को क्यों इन्वॉल्व किया इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आज मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज किया है और वहां मैंने स्पेशली मेंशन किया है 100% टैक्स रिबेट, क्योंकि आज मैंने उस प्रोसीजर को अपनाया और मैंने अपनी संस्था माधव जल कल्याण फाउंडेशन के लिए 100% टैक्स रिबेट सर्टिफिकेट ले लिया है। और मैंने आपको बताया था मैं आपके साथ वही जानकारी शेयर करता हूं जो मैं करके देख चुका हूं या जिस चीज में से मैं प्रैक्टिकली निकल के आ चुका हूं, क्योंकि मैं आपको सही रास्ते, उसकी कमियां, उसके उतार चढ़ाव, हर एक चीज से आपको जो है वाकिफ करा सकूं। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बातें बहुत होती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, से यस और नो, जैसी मैं आपको अपनी बात रिपीट करूं मुझे बताना, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जिनको प्रदान करने के बदले, जिनको प्रदान करने के बदले आपका लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर आपको फंड्स या एसेट्स प्रोवाइड करता है। कभी किसी ने बताया आपको? से यस और नो। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके ऊपर लायबल हैं अगर आप करना चाहें तो, और अगर आप उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो ऐसे में आपके लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर बाधित हैं कि वो आपको एसेट्स, मतलब सामान, यानी कि जो भी आपको जरूरत पड़ रही है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उस काम से संबंधित नहीं, आपके किसी प्रोजेक्ट में भी अगर आपको किसी सामान की आवश्यकता पड़ रही है, किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो भी प्रोवाइड करें। और अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें उन एक्टिविटीज के बदले। और वो एक्टिविटीज आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं। वो एक्टिविटीज जब आप परफॉर्म करते हैं उससे कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होता है और उस आपकी एक्टिविटीज से जो उनको फायदा पहुंच रहा है उसके बदले वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस या एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। शायद आपने उन एक्टिविटीज के बारे में आज से पहले कभी सुना ही नहीं होगा, इस विकल्प के बारे में कभी नहीं सुना होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। मैंने आपसे कहा था इस मीटिंग के शुरुआत में, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके साथ जो जानकारी शेयर करूंगा ना वो 110% आपने कभी सुनी नहीं होगी, और सुनी होगी तो कभी गौर नहीं किया होगा, अगर गौर कर लिया होगा तो आज तक इंप्लीमेंट तो किया ही नहीं होगा। राइट? आप कई बार हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को बड़े हल्के में ले जाते हैं। हमारी उम्र थोड़े सीखने की, अरे यार ये रोज के वही टॉपिक हैं, अरे मैं तो संस्था चलाना जानता हूं, मैं 3 साल से ऑडिट वगैरह बना ही रहा था, मेरे तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मुझे क्या देखने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, जब आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में जब आपकी संस्था एक अच्छे मुकाम पर होती है, ऐसे में अगर आपके यहां ऑडिट इंस्पेक्शन आ जाए, अगर आपके यहां ऑडिट इंस्पेक्शन आ जाए, तो मैं दावा करता हूं मोर देन 96% एनजीओज उनके दावपेच में फंस जाएंगी। मोर देन 96% एनजीओज उनके दावपेच में फंस जाएंगी। और रिसेंटली मैंने एक ऐसा उदाहरण देखा है, लाइव देखा है, जहां पर एक संस्था के ऊपर 4 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। 4 लाख की पेनल्टी। और जो लोग इसको भुगत चुके हैं उनको पता होगा मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जिनको पता है से यस और नो,
अगर आपके दस्तावेजों में, आपकी ऑडिट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो ऐसे में गवर्नमेंट के बहुत बड़ी पेनल्टीज हैं। जो जो लोग इस बात से सहमत हैं, से यस। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, क्योंकि आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रदीप सर बिल्कुल चला रहे हैं, उनको पता होगा, पहले चला चुके, उनको पता होगा। अगर आप गलती से, मैं बता रहा हूं, आज भी जिन लोगों ने सोचा कि ये चैनल पर जानकारियां वैसी दी जाती हैं, मैं यहां पर सिर्फ जो है बार्किंग करने के लिए आता हूं, भोग के चला जाता हूं, दैट्स इट। आपने देखा तो देखा, नहीं तो स्किप करके देखा, छुट्टी। ओहो, स्किप करके देख तो ली मैंने वीडियो। याद रखिए, एक 2 मिनट के स्किप के अंदर आपसे क्या इंफॉर्मेशन छूट गई, शायद आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे दोबारा। लेकिन जिस दिन आपकी ऑडिट हो गई, जिस दिन आपकी ऑडिट इंस्पेक्शन हो गई, उस दिन समझ लीजिए आप गए। आप उनके चंगुल में जो है फंसने ही फंसने हैं। और ऐसे में आपके ऊपर बहुत शानदार पेनल्टीज लगने वाली हैं। और अब पेनल्टीज का दौर शुरू हुआ है। कुछ के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ चुका होगा, कुछ के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ चुका होगा। और नहीं तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, जून का महीना और निकलने दीजिए, फिर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैंने ये बात क्यों कही थी आपसे। चलिए जी, अभी रिसेंटली एक संस्था के ऊपर 4 लाख का जुर्माना लगा है। मैं कोशिश करता हूं मेरा फोन मंगवाने का, और मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कितनी पेनल्टियां लगती हैं। समय से ऑडिट करवाना, समय से आईटीआर फाइल करना, समय से आपकी 10BD फाइलिंग। जिन लोगों, बेटा दूसरा नहीं, मेरा दूसरा फोन था। ऐसी बहुत सारी पेनल्टीज होती हैं, और जिनके पास सेक्शन 8 है वो तो कमर कस के रखिएगा। एक शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन, एक शॉर्ट टर्म की जो है आपकी लेट एप्लीकेशन, आपको बहुत लंबी पेनल्टीज में डाल के जाएगी, बहुत लंबी पेनल्टीज में। ये चीजें आपको बहुत जल्द समझ में आएंगी जब आप पेनल्टीज को भुगतना स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट शेयर करते हैं। अगर आपकी संस्था की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी में, आपकी संस्था की एक कार्यकारिणी होती है ना, रजिस्टर्ड कार्यकारिणी, जो डीड के साथ रजिस्टर्ड हुई हो, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के समय जो आपको परफॉर्मा बन के मिलता है आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स का। अगर उसमें से एक भी व्यक्ति का सिविल खराब हो गया, अगर एक भी व्यक्ति का सिविल खराब हो गया, तो आपकी संस्था ये किसी भी उपक्रम का लाभ नहीं ले पाएगी, चाहे वो लोन मिलना हो, चाहे प्रोजेक्ट को फाइनेंस मिलना हो, चाहे आपको विशेष अनुदान मिलना हो, या कुछ भी। एक भी व्यक्ति का सिविल खराब हो गया तो संस्था सभी जगह से लैप्स हो जाती है। याद रखिएगा, बहुत गहरी जानकारियां शेयर कर रहा हूं जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई है। आने वाला समय अब कठोर से कठोरतम होता जाएगा। आज से कमर कस लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। लास्ट, ऐसे कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं जिनको कोई भी संस्था, कोई भी से समझे आप, कोई भी संस्था का मतलब ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 हो, 2 दिन पहले खुली हो, 2 साल पहले खुली हो, 10 साल से चल रही हो, या 10 दिन पहले शुरुआत की हो,
ऐसे बहुत से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए कोई भी संस्था अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, और उन प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो आपकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑलमोस्ट 60 to 70% प्रोजेक्ट पास होते हैं। 30% कम मैंने इसलिए कहा, कई बार संस्थाएं अपना पूरा डाटाबेस नहीं दे पाती हैं, या डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी छूट जाती है, या वो डिफॉल्टेड होती हैं, या उनके कोई कार्यकारिणी मेंबर्स डिफॉल्टेड होते हैं, या वो समय से रिप्लाई नहीं कर पाती हैं, या वो समय से अप्लाई नहीं कर पाती हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है, आपने अप्लाई किया, वहां से एक जवाब आएगा, उस जवाब के 30 डेज के अंदर अंदर आपको ना वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होता है। उनके पास जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसको एस्टेब्लिश कर लेना होता है। संस्थाएं भूल ही जाती हैं अप्लाई करने के बाद, मेल चेक नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो 30% एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, अदरवाइज 100 एप्लीकेशन पास होती हैं। ऐसे कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां से आपको त्वरित रूप से ग्रांट मिल जाती है। किस किस को पता है वो डिपार्टमेंट? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी एक डिपार्टमेंट, कोई भी साथी मुझे बता सकता है? कोई भी एक डिपार्टमेंट लोकल सेक्टर द्वारा फंड या असेस में सेवा रह गई है? बिल्कुल रह गई है मैम। मैंने बताया ना कि बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती है जो आपको लोकल सेक्टर के लिए करनी पड़ती है, लोकल एजेंसीज के लिए करनी पड़ती है, उसके बदले में वो आपको फंड्स देती हैं, एसेट्स देती हैं। अब आपको जानना है, इन सब चीजों की नॉलेज चाहिए, राइट? कोई भी एक डिपार्टमेंट मुझे बता सकते हैं आप, जिस डिपार्टमेंट से आपको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको डायरेक्टली ग्रांट मिलती हो? डायरेक्टली कोई भी संस्था, चाहे 1 दिन पुरानी हो, चाहे 10 दिन, 10 साल पुरानी हो, वो वहां से ग्रांट एप्लीकेशन कर सकती है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज? अब आप कहेंगे सर मैं कहां से सर्च करके आया? आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर जब आप जाते हैं ना, होम पेज पर, वहां पर आपको अप्लाई ग्रांट का एक ऑप्शन मिलता है, राइट? लेकिन उससे भी पहले, वो तो सबको पता है, वो तो सबको पता है, यस, एक जवाब एटलीस्ट मेरे पास बिल्कुल सही आया, अंबेडकर फाउंडेशन। जो जयंतियां या कोई भी चीज, कोई भी दिवस मनाने के लिए दी जाती है, वो ग्रांट कोई भी संस्था अप्लाई कर सकती है। वेरी गुड भाई। एक जो है ग्रेट थैंक्स जरूर कह दीजिए भाई इस संस्थान को, जो सजग हैं थोड़े से। मुझे लगा शायद वो सजग हैं थोड़े से, इसलिए उनको पता भी है। जैसे हम अंबेडकर फाउंडेशन के अंदर ग्रांट लगाते हैं महापुरुषों की जयंती से संबंधित, तो वो कोई भी संस्था लगा सकती है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट और भी हैं। चलो एक तो पता है किसी को एटलीस्ट। किसी ने लिखा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, नहीं मिलती सर। डायरेक्ट ग्रांट आप लेके दिखा दीजिए, अप्लाई तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन, तो अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सबकी पास नहीं होती ना। और किसने कहा कि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट पे जो है नई संस्थाएं, 1 दिन पहले की संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं? एनजीओ दर्पण के पोर्टल पर जब आप जाते हैं, मेरी स्क्रीन शायद आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। हाँ हो रही है सर, हो रही है। कैसा था? थैंक यू जी। अरे वाह यार, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी अब मुझे। चलिए जी। मुझे कोई भी साथी बताइएगा, क्या वाकई में साइट नहीं खुल रही है क्या दर्पण की, या सिर्फ मेरे यहाँ प्रॉब्लम है भाई?
इनका एसएलसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है इंजू दर्पण वालों का। नहीं दादा, सर एक्सपायर हो गया है। इधर भी नहीं एक्सपायर खुल हो गया, नहीं खुल रही होगी ना। चलिए कोई रहा। बात नहीं। मैं आपको याद दिला देता हूं, वैसे याद दिला देता हूं। जब आप उस साइट पे जाते हैं ना, तो होम पेज पे, इंटरफेस पेज पे ही आपको दिखता है 56 या 55 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसके साथ कुछ एक संख्या और दिखाई देती है, पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स। आज तक वो आपने पेज जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी उन पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स में जो नाम दिए गए हैं उनको कभी जाके सर्च करके नहीं देखा होगा। दादा ओपन हो गया। ओपन हो गया है। हाँ दादा। एक उसमें बार आपकी अनसेफ। एक बार आपकी अनसेफ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए मेरे साथ। यस, मैं मोबाइल में ये किया था दादा। अच्छा। उसमें आप ओपन करो अनसेफ, ये ऑप्शन आता है दादा, वो क्लिक कर दो, ओपन हो जाएगा नहीं, सब। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अनसेफ वाले में भी नहीं हो रही है। इसमें अनसेफ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। व्यू सर्टिफिकेट का आ रहा है और लर्न मोर पे ट्रबल शूट का आ रहा है। एडवांस के अंदर कुछ नहीं है ऑप्शन। गो बैक का ही ऑप्शन है। एडवांस के अंदर ही आ गया है दादा मुझे। आपका एडवांस के अंदर ही आ गया है। एक हाँ मिनट, दादा। शायद नीचे की ओर है। नीचे नीचे हो। नहीं नहीं, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सर ऑप्शन आपके पास ओपन तो हो रहा है ना? हाँ दादा। एक काम कीजिएगा, कोशिश कीजिए उसमें एक आपको दिख रहा होगा जहां पर वो पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स भी बता रहा है साथ साथ। वो वाला पेज दिख रहा है आपको? शायद मेरे कंप्यूटर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दादा मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, मैं मेरा ये कैमरा ऑन किया हूँ। ओके 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 ओके, यस। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा 53 पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स दिख रहा है सभी को। वाग एजुकेशन फाउंडेशन के कैंप, उन्होंने अपने कैंप को शेयर किया हुआ है आपके साथ। इसमें आपको दिख रहा है 35 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सर गवर्नमेंट लिखा है या ऑनलाइन लिखा है? ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स, राइट ना? हाँ दादा। 35 ऑनलाइन डिपार्टमेंट और 53 पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स। शायद आपने कभी उस लिस्ट को चेक नहीं किया होगा जाकर, इसलिए आपको नहीं पता। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी सभी लोग देख लेंगे होम पेज पर जाकर। थैंक यू सर। ओके दादा। इसलिए आपको नहीं पता कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्टली आप उनमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो डिपार्टमेंट्स जो है आपको डायरेक्टली ग्रांट प्रोवाइड कर देते हैं। अब आपको, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। 100% टैक्स रिबेट वाला फैसिलिटी या 100% टैक्स रिबेट कैसे लिया जाए? यकीन मानिए उस प्रोसीजर को बहुत आसान रूप से आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं उसको फेस कर चुका हूं। तो कैसे हम अपनी संस्था के लिए 100% टैक्स रिबेट वाला सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, राइट? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको करने से हमारी लोकल जो संस्थाएं होती हैं, हमारी लोकल में जो एजेंसीज होती हैं, वो हमें उसके बदले में एसेट्स या ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं? ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जिनसे हम डायरेक्टली अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स या लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके तहत संस्था को लोन प्रोवाइड किया जाना प्राथमिकता के रूप पर जो है निर्देशित है? अगर आप उस वे में या उस पहलू पर अपने बैंक से बात करते हैं तो वो आपको लोन देगा, ये बात तय है, बशर्ते आप आर्ताएं पूरी करते हो। ऐसे कौन से वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी ग्रांट लगाइए, एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, और संभावित जो समय होता है उनका ग्रांट एप्लीकेशंस को, प्रपोजल्स को पास करने का या फेल करने का, उस समय पर ऑलमोस्ट ग्रांट जो है पास हो जाती हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों की अगर आपको जानकारी चाहिए ना, यही वो चीज है जो मैंने आपसे हाइड रखी थी वर्कशॉप के लिए। काफी लोगों ने मुझे फोन किया था, सर वर्कशॉप में टॉपिक क्या रहेंगे? मैंने आपसे कहा था कि 3 टॉपिक आपको देने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो 3 टॉपिक आपको देने, कुछ टॉपिक मैं लेकर चलूंगा। मैं कौन से टॉपिक लेकर चलूंगा ये मैंने किसी को नहीं बताया था। अब हम अपनी वर्कशॉप में इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, और जो संस्थाएं 100% टैक्स रिबेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहती हैं
उनके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप उसी वर्कशॉप में इंक्लूड की गई है। वहां वो मेरे साथ एप्लीकेशन करना और उसको सबमिट करना लाइव सीख सकेंगे, और वहां उपस्थित जो भी संस्थाएं हमारे साथ उस समय लाइव एप्लीकेशंस करेंगी, उनको फॉलोअप करने की जिम्मेवारी हमारी टेक्निकल टीम की होगी। आहर्ताएं पूरी करने की जिम्मेवारी आपकी है, सिर्फ उसका फॉलोअप लेने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। हम समय समय से फॉलोअप लेते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कब कहां किसको फोन करना है, किससे मिलना है जाकर, कब मेल आता है, कितने दिन में उसका रिप्लाई जमा करना होता है, प्रोजेक्ट कौन सा बना के देना होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से देने होते हैं। तो वो सारी चीज फॉलोअप करने के लिए मेरी टीम अवेलेबल है। कुछ आगे अगर करने की इच्छा हो, आगे अगर बढ़ने की इच्छा हो, तो 24 और 25 जून हरिद्वार की वर्कशॉप में हम और आप मिलने वाले हैं और उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और यकीन मानिए उन पर हमारी सर मुझे एक बार वापस होस्ट कर दीजिएगा प्लीज, वाग यस सर। एजुकेशन फाउंडेशन जी। और उन सभी चीजों पर प्रेजेंटेशंस या हम बात करें, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। कोई साथी जो वहां पहुंचे, अगर उसके पास किसी साथी भाई के पास हमारे अगर जो है प्रोजेक्टर अवेलेबल हो तो भाई लेते आना, क्योंकि प्रेजेंटेशंस तो मैं रेडी कर चुका हूं। हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है हर तरीके से। और बस वहां पर एक प्रोजेक्ट भाई प्रोजेक्टर भी आ ही जाएगा, आप लेके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो अरेंज करेंगे ही सही, फिर तो किराए पर लेकर आना ही है। आप देख रहे होंगे 100% टैक्स फ्री के ऊपर एक पूरी वर्कशॉप जो है रेडी कर दी गई है, जिसको आपको ड्राइव करना है, और ये हरिद्वार सिटी में ही होगी। ऑलरेडी प्रेजेंटेशन सभी मुद्दों की, जो मुद्दे आपके साथ शेयर किए गए हैं, वो सभी मुद्दे जो मैंने आपको आज जानकारी शेयर की, इन सभी चीजों पर प्रेजेंटेशन पूरी वर्कशॉप तैयार कर चुकी है, हो चुकी है। इंतजार है सिर्फ आपका कि आप कब पहुंच रहे हैं। संबद्ध संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन कल रात 12 बजे बंद कर दी गई हैं। सबको पता होगा रजिस्ट्रेशन की हमने लास्ट डेट 10 तारीख बताई थी। जितने भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं हैं, अब वो वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी। अब अगर वो किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन चाहती हैं तो जो लिस्ट अमाउंट है, यानी कि 4999, चाहे वो सिंगल आए, डबल आए या 4 लोग आए, अब उस सिंगल अमाउंट पर ही वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हमेशा आपको पंक्चुअलिटी सिखाता आया है कि कोई भी काम समय से कर लीजिए, देरी करेंगे तो परिणाम भुगतने होते हैं, राइट। तो अब संबद्ध संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन लाइंस क्लोज कर दी गई हैं। अब जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से परिचित नहीं थी, बहुत से लोग हमारे प्लेटफॉर्म से परिचित नहीं थे, बहुत से लोग मुझसे परिचित नहीं थे, बहुत से लोग इस प्रकार की वर्कशॉप में पहली बार जुड़े हैं। सर मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर रोजाना रात्रि 9 बजे, रोजाना रात्रि 9 बजे हम इसी प्रकार लाइव आते हैं, कुछ नया टॉपिक लेकर आते हैं जो कि संस्थाओं से ही रिलेटेड होता है, और उस पे संस्थाओं के साथ गहन चर्चा और उस पर विचार विमर्श या डिस्कशन किया जाता है। और जो कंसंट्रेटेड कंटेंट जो हमारी टीम निकाल कर आती है, मेरा उत्तरदायित्व होता है उस कंसंट्रेटेड नॉलेज को आपके सामने रिप्रेजेंट करना। जो लोग मुझसे परिचित नहीं हैं, मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का फाउंडर मेंबर एसके यादव, जिसे आप अमूमन रूप से द एनजीओ गुरु के रूप में जानते हैं, और आप सभी लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं एक बार आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। इस समय राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अपने 2 चैनल्स हैं। पहले चैनल का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस पर 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, यानी कि आप सब लोगों ने जो मेहनत की उसका फल आपको यहां पर दिख रहा होगा। 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं और यहां पर लगभग 270 के आसपास वीडियोस हैं। जो अभी तक की जर्नी में हमने आपके साथ जानकारियां साझा की, वो यहां पर आपको सब मिल जाएंगी।
आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चीजें सीखनी है, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं, जहां पर आपको केसबुक सेशन सीरीज 2, केसबुक सीरीज 1, केसबुक सीरीज 1 है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, केसबुक सीरीज 2 है आपकी वर्किंग से रिलेटेड, ऑनलाइन एनजीओ क्लास, हमारी मिक्स क्लासेस जो हमने एनजीओ की जानकारी, हम जो ज्ञान लेकर आते हैं वो, और ग्रांट या फंड एप्लीकेशंस, यहां पर सारी वीडियोस आपको सिर्फ और ग्रांट और फंड एप्लीकेशंस वाली ही मिलेंगी। तो जिस भी कैटेगरी को आप चुनना चाहें, उस कैटेगरी को आप यहां से चुनकर उस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर आप जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। डेली रात को 9 बजे, सॉरी 8 बजे, यहां पर एक वीडियो रोज पोस्ट होती है, और स्पेशल डेज पर कई बार सुबह भी वीडियो पोस्ट कर दी जाती है, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये जो एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, इसकी लास्ट डेट 12 तारीख है, इसलिए इसको आज सुबह 8 बजे ही जो है ड्राइव कर दिया गया चैनल पर। तो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट वाइज क्या है। तो सुबह 8 बजे और रात्रि के 8 बजे दोनों समय यहां पर जो है वीडियो शेयर की जा रही हैं। दूसरा चैनल जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिस पर 1000 से कम सब्सक्राइबर हैं, द एनजीओ गुरु 2 के नाम से आपको यहां पर विजिबल होगा। इस चैनल पर भी लगभग आप आज चेक करेंगे तो 35 वीडियोस आपको दी गई हैं ऑलरेडी। ये वीडियोस उस चैनल से बिल्कुल भिन्न है। इन वीडियोस में दी जाने वाली जानकारी उस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी से बिल्कुल अलग है। तो यकीन मानिए कि दोनों चैनल्स पर आपको डबल बूस्टर डोज इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। देखना आपको है कि आप इन जानकारियों का कैसे लाभ उठा सकते हैं। दोनों चैनल पर हमारा वीडियो पोस्टिंग टाइम जो है वो रात्रि 8 बजे का ही है, यानी कि रात्रि 8 बजे रोज डेली एट द रेट 8 PM हमारे चैनल्स पर वीडियोस आती ही आती हैं। अगर आप इन जानकारियों से बेखबर हैं तो वो आपकी गलती है। मैंने आज आपको दोनों प्लेटफॉर्म से परिचित कर दिया है। आपके साथ हमारी टीम ने चैट बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दिए हैं दोनों चैनल्स के। आप उन लिंक्स के माध्यम से भी हमारे चैनल्स पर जा सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन चैनल के माध्यम से आपको भविष्य में भी मिलती रहेंगी, और हमारे साथ लाइव वर्कशॉप्स में या हमारे साथ लाइव इस प्रकार के इंटरेक्शंस वीडियोस में अगर जुड़ना है तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ज्वाइन करना होगा। लेकिन 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 मेरा आपसे कहना है, पहले आप हमें फॉलो अप कीजिए। जब आपको लगे कि ये प्लेटफॉर्म आपकी संस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तब आप महासंघ से जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में सवाल जवाब या आगे का आपका क्वेश्चनर कीजिएगा। आई थिंक सो मेरी जो आज की जानकारी है वो आपको बेहतर लगी होगी। मैंने आज आपके साथ कुल 16 पॉइंट शेयर किए हैं। एम आई राइट? कब ज्यादा तो नहीं लिखे भाई मैंने? कितने पॉइंट शेयर कर दिए मैंने आपके साथ? किसी ने नोट किए होंगे तो जवाब देगा भाई कोई भी। बताइए भाई। 15, वेरी गुड। जिन्होंने नोट किया है उनको पता है 15। थैंक यू। लेकिन मैंने 16 पता है क्यों कहा? एक पॉइंट मैंने और भी शेयर किया ना आपके साथ, कि अगर जिंदगी में सफलता पानी है एनजीओ सेक्टर के अंदर, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को फॉलो कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, द एनजीओ गुरु चैनल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और वर्कशॉप में आ जाइएगा। ये है 16वां पॉइंट, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने मुझे सुना, अपना समय दिया, और अब मैं अपनी मीटिंग को जो है हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय की ओर, कि वो अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को सर समापन की ओर लेके चलें। माननीय पूर्व अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर साथियों, आपको सर ने नई नई जानकारियां जो दे रहे हैं सर, ये कोई एक दिन का नहीं, सर की बहुत मेहनत का, सर की टीम का, पूरी रात रात भर आप देखेंगे इनकी पोस्टें रात को 2 बजे 3-3 बजे तक पोस्ट होती है। सर को बस आप लोगों के लिए सर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस बशर्ते आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जैसे बहुत सी बातें जैसे सर ने बताया, ग्रांट की इंफॉर्मेशन और ये आप लोगों को अभी भी बता सकते हैं, मगर सर ऐसा है, आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ वर्कशॉप में आए। और भी बहुत जानकारियां हैं जो महासंघ आपको देगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन, सर देखिए, सर ने केस बुक सीरीज 1 भी लगाई, वो भी चलाई,
और भी कई चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर निर्भर है। आपको कितना भी अच्छा ज्ञान हो जाए, सब कुछ हो जाए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है ना, तो आपका सारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। आप सब लोग अपने थोड़ा डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें। अभी सर ने जैसे बताया, इनकम टैक्स नोटिस का सर मैंने चैट बॉक्स में लिखा, मुझे खुद नोटिस आ गया। आप कितना भी उसमें अच्छी करें, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी, जबकि मेरे जो सीए है बहुत एक्सपर्ट है, सब कुछ है। कोई नहीं, वो नोटिस आया, जवाब दिया जाएगा इनकम टैक्स को, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मगर हम अवेयर रहेंगे तब, समय रहते हम काम करेंगे तब। जैसे सर ने कहा पंक्चुअलिटी, आप देखिए कि उस चैनल पे क्या क्या आपको नई जानकारी दी जा रही है सुबह शाम। आप लोग कहेंगे सर डेली, सर अगर काम करना है, अगर आपने पढ़ना है, अगर इस साल को, क्योंकि इलेक्शन ईयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर इस साल आपने कुछ करना है तो आपको ये नित्य प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। अब बहुत से लोग सोचते होंगे यार मैं डेली 9 बजे नहीं जुड़ सकता, डेली 8 बजे। सर अगर आपको अपने कैरियर बनाना है तो ये 1 साल तो महासंघ के नाम आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि महासंघ आपको डेली 8 बजे वीडियो दे रहा है, 9 बजे ऑनलाइन क्लास दे रहा है, सब फ्री में क्लास दे रहे हैं आपको। कोई ऐसा नहीं कर रहे, अपनी जानकारी अपने तक भी रख सकते हैं। हमारे एक बीड़ा उठाया हुआ है कि समाज सेवा के लिए कुछ करना है, आप लोगों के लिए कुछ करना है अपने, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा रास्ता चुना है समाज सेवा का। समाज सेवा हर एक के बस की बात नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा शाम को फ्री अपने जितने भी काम है थोड़ा जल्दी कर लीजिए। 8 बजे वीडियो को भी देखिए, उसमें कमेंट्स जरूर करिए। सर हम लोग देखते हैं कि व्यूज बहुत आ रहे हैं, मगर लोग उसको लाइक का बटन दबाने में भी, आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो आप लाइक का बटन दबाने में भी थोड़ा सा ये सोचते पता नहीं क्या हो जाएगा, हौसला बढ़ता है। सर कोई प्लेयर अगर कोई मैदान पे कोई भी, जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप में किसी ने चौका मारा और लोग तालियां बजाते हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है। आप लाइक और कमेंट और शेयर करेंगे तो एनजीओ ग्रुप टीम का हौसला बढ़ेगा। आप और कुछ नहीं कर सकते, आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स का इस पे ध्यान दें। और अपना एक नित्य रोजाना 2023 तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 को एक निर्णय बना ले कि मुझे इस साल अपने एनजीओ को मदर एनजीओ करना है, अपनी एनजीओ को 10 CR में लेकर आना है। 10 CR में लेकर आना, पूरी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 2 घंटे तो महासंघ के लिए निकालने ही पड़ेंगे। 8 बजे से आप ये हो जाइए कि 8 बजे हमको शाम को फ्री हो जाना है। 8 बजे जो वीडियो आ रही है उसको देखना है अपना, उसके बाद अपना डिनर करिए, और 9 बजे जो आपको डेली लाइव क्लास होगी उसमें अटेंड करिए। सर अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, अगर आपने सोचा कि अगले दिन यूट्यूब पे, सर क्लास चली हमारी 1.5 घंटे, मगर यूट्यूब पे जो वीडियो आएगी सर उसमें थोड़ा सा एडिटिंग, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, कुछ पर्सनली बातें होती हैं, वो चैनल वो कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो सारी बातें नहीं उसमें की जा सकती। जो हम लोग आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आपसे कोई जानकारी लेते हैं, वो सारी बातें उसमें एडिट कर दी जाती है, काट दी जाती है। तो आप पूरा उस सेशन को लेंगे, आप सोचें कि भाई मैं सुबह यूट्यूब पे देख लूंगा, नहीं सर, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, आपके द्वारा दी गई, बहुत सारे लोगों को द्वारा दी गई जानकारियां भी नहीं हो पाई। इसी के लिए सुबह सुबह का समय है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने नाश्ता भी नहीं करा होगा, नहाए नहीं होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आप सुबह सुबह समय निकाला। आज फिर अभी एक लिंक आएगा शाम को, शायद 2 क्लासेस हैं, तो जी सर। उसके लिए है शाम को 6 बजे से शायद क्लास है, 8 बजे अभी से। अभी ओवर टू एक यादव 11 प्लीज, बजे थैंक यू क्लास सर। है हमारी। हाँ और जी, 11 बजे की। अभी एक 11 बजे क्लास है जिसके अंदर हम व्हाट्सअप मार्केटिंग सिखाएंगे कि कैसे आप व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी एनजीओज के लिए फंड्स जनरेट कर सकते हैं। अब वो लिंक ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनके पास भेजे जाएंगे। आप लोगों ने उनके लिए अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा क्लास के लिए तो वो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और शाम को 6 बजे या 5 बजे, सॉरी 6 बजे एक क्लास और है जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डोनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जहां पर हम पहले भी एक क्लास दे चुके हैं। आपको बखूबी याद होगा कि आपको एक क्लास दी गई थी इंस्टेंट डोनेशन की एक क्लास आपको दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे आप इंस्टेंटली 5 लाख प्लस का डोनेशन कर सकते हैं। और अभी तक के जो रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं, जिन भी एनजीओज ने उस क्लासेस को अटेंड किया था, उन सभी एनजीओज ने 55,000, 56,000, 35,000, 20,000, कुछ एनजीओ ने 5-7 हजार तक भी पहुंचे हैं। लेकिन कोई बुराई नहीं है यार, एक दिन में 5-7 हजार का डोनेशन प्राप्त कर पा रहे, कोई बुराई नहीं है। कुछ कमियां रह गई होंगी,
कोई बात नहीं, हम सेकंड सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा और मॉडरेट करूंगा उन टेक्निक्स को कि और उसमें क्या क्या आप जो है सुधार कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या आप परिवर्तन लेके आ सकते हैं, और उसको कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। तो हम इस पे लगातार कंटिन्यूड प्रोसेस रहता है हमारा, हम हर एक चीज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं। अब अगर मुझे समय, खैर अभी मुझे नहीं पता है क्या समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं, 11, हाँ 10:15 बज हो चुके हैं। तो 11 बजे ऑलरेडी हमारी क्लास है, उस क्लास के अंदर मिलते हैं, फिर शाम को 6 बजे उस क्लास के अंदर मिलते हैं, जो भी साथी वहां रजिस्टर्ड हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और याद रखिएगा। सर सॉरी जी जी सॉरी 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 सर, सॉरी जी। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ भाई। सभी सर माफी चाहता हूँ, आपको नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा नहीं। मैंने। सभी साथियों से अनुरोध है ना कि जैसे ई सेट, इन्फिनिक्स, ये अपने नाम से, पर्सनल नाम और एनजीओ के नाम से जुड़ा करें। हमें पता नहीं लगता कि कौन आदमी जुड़ा हुआ है। मैंने चैट बॉक्स में भी ई सेट और इन्फिनिक्स वालों को मैसेज भी करा, तब भी उन्होंने अपने आप को रीनेम नहीं करा। तो प्लीज सर, सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने नाम और एनजीओ नाम से जुड़ा करें, जिससे हमें पता रहे आप कहाँ से हैं, कौन है, कौन सी संस्था है। धन्यवाद। ओवर टू यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन्फॉर्म करने के लिए। जब भी आप जुड़े, आपकी संस्था के नाम से जुड़े, जिससे कि हमें आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। और सेकंड थिंग, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ऑलरेडी क्राउड फंडिंग वेबसाइट लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन सेवाओं को अभी रोक दिया गया था बीच में ही, क्योंकि हमें दोनों प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना था। सेकंड प्लेटफॉर्म जो है वो वर्कशॉप में लॉन्च होगा, और वर्कशॉप में उपस्थित संस्थाओं को ही उसकी एक्सेस दी जाएगी, चाहे आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हों या गैर संबद्ध हों। कल आप मुझे इस बात के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सर हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्था हैं और हमें एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसके लिए सेकंड हम जो है लॉन्चिंग डे रखेंगे, ऑनलाइन लॉन्चिंग पीरियड हम जब रखेंगे, तब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। 3 महीने का गैप रहेगा दोनों, आपको पता है हर एक प्रोग्राम के बीच में कम से कम 3 से 6 महीने का गैप होता है। तो संबद्ध संस्थाएं जो वर्कशॉप में नहीं पधार रही हैं, याद रखिएगा, आप आने वाले फीचर से डिबार्ड रहेंगे करीबन 3 से 6 महीने तक। उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी रही हो, आपकी कोई भी समस्या रही हो, आपके घर में शादी है, आपके घर में बारात है, वट एवर इट इज, अगर महासंघ आपके लिए समय निकाल रहा है तो आपको अपने लिए समय निकालना आना चाहिए। क्योंकि संस्था में सिर्फ आप नहीं होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, है ना। आपकी संस्था की अगर वहां प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस वालों को ही नए प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि सभी को पता है उस नए प्लेटफॉर्म पर हम ऐसी चीजें देने वाले हैं जो आपको आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिली। आपको किसी भी सीएसआर ग्रांट के लिए आवेदन करना हो, आपको उसकी साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ महासंघ की साइट काफी है। आपको किसी भी फंडिंग एजेंसी का डाटा चाहिए हो, कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, महासंघ की साइट पर वो भी अवेलेबल है। आपको संस्था का कोई भी काम करवाना हो, ऑडिट, आईटीआर, रजिस्ट्रेशन, 12A, एटीजी, सारी फैसिलिटीज वहां अवेलेबल हैं, जहां आप खुद भी कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी दी गई है टू डू योर सेल्फ, आप खुद कीजिए। दूसरी प्रायोरिटी दी गई है लर्न एंड प्रैक्टिस योर सेल्फ, सीखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड ऑप्शन जो बिल्कुल आलसी लोग मानते हैं, जिनको मैं आलसी लोग मानता हूं, उनके लिए भी दी गई है, जिनको चाहिए कि सर पैसे ले लो और काम कर दो, तो वहां पर पेड सर्विसेज का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जहां पर आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे और सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर इनबिल्ट कर दी गई हैं। ये जो क्लासेस आप पेड ले रहे थे, ये जो क्लासेस आप वर्चुअल ले रहे थे, वहां पर सभी पेड कोर्सेज अवेलेबल है। आपको प्रपोजल राइटिंग सीखनी है, आप सीख सकते हैं। आपको फंड रेजिंग एसेंशियल सीखना है, आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो है नॉन फंडिंग एसेंशियल सीखना है, आप सब्सक्राइब करके उसको सीख सकते हैं। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको एनजीओ से रिलेटेड चाहिए, उन सभी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्विस, चाहे वो सीएसआर ग्रांट की हो, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट की हो, आपको किसी भी मंत्रालय की ग्रांट अप्लाई करनी है, आपको डिफरेंट मंत्रालयों की साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक ही साइट बना दी गई है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वेबसाइट, आप वहां से कर सकते हैं। बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स आपको दिए गए हैं, और वो सभी इनबिल्ट फीचर्स
सिर्फ और सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जो 24 और 25 को हरिद्वार की वर्कशॉप में प्रेजेंट रहेंगे। हरिद्वार की वर्कशॉप में आपके रुकने और आपके भोजन से संबंधित वैकल्पिक सभी व्यवस्थाएं वहां कर दी गई हैं। वैकल्पिक मीन टू से संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत समझते हैं आप? वहां पर होटल वाली थाली नहीं होगी, वहां पर होटल वाला लग्जीरियस सब कुछ नहीं होगा। एक जनरल जो संस्थाएं अपना प्रोग्राम करती हैं, तो जनरल व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो जनरल व्यवस्थाएं पहले से प्री रेटेड फूड्स या प्री अरेंज्ड फूड्स। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो रसगुल्ले खाने, मैं तो शाम को गुलाब जामुन खा के सोता हूं, वो तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा आपको वहां पर, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें वहां जरूर प्रोवाइड करूंगा जिसके बाद आपकी संस्थागत कार्यों की भूख कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप कुछ पाने लगते हैं ना, तो फिर और पाने की इच्छा होती है। तो वहां आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलते हैं 24 और 25 की वर्कशॉप में, जून में। जिन संस्थाओं ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन 15 जून तक खुली हुई है, और संबद्ध संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन लाइन क्लोज कर दी गई हैं। और अब संबद्ध संस्थाएं अपने सिंगल मोड पेमेंट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी, जिसका चार्जेस है 4999। और गैर संबद्ध संस्थाएं जो रूटीन चार्जेस थे उन पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना समय निकाला। सभी को एक वेरी हैप्पी मॉर्निंग। मैंने आपको ऐसी बहुत सारी चीजें साझा की है जिनके बारे में आपको आज तक ना किसी ने बताया था, ना कोई साझा करेगा, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर साझा करेंगे। कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो शायद अभी तक हमसे परिचित नहीं थे, शायद वो वर्कशॉप में ना आ सकें, लेकिन मैंने सर आपके साथ चैनल के लिंक जरूर शेयर किए हैं। आप चैनल पे हमें फॉलो अप करते रहिएगा, वहां पर सभी संबंधित जानकारियां आपको धीरे धीरे समय से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, धन्यवाद।